उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से। भारत को मजबूत बनाने वाला है बजट। मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी की सरकार ने बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है। यह बजट विकसित भारत का बजट है। मातृशक्ति किसान मजदूर को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। 7 लाख तक आय पर छूट देना सराहनीय कदम है। बहुत बड़ा निर्णय है। आज नवयुवक स्टार्टअप की शुरुआत कर रहा है एवं युवाओं को नौकरी भी दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी और देशों को अनाज देने की स्थिति में है। मोदी ने हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा किया। मोटे अनाज, किसान सम्मान, बिजली, कनेक्टिविटी, रोड मैप एवं युवाओं को स्टार्ट अप के द्वारा व्यापार करने एवं युवाओं को रोजगार देना सराहनीय कार्य है। पहले देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर है। शीघ्र ही 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर होंगे। स्वच्छता के संबंध में मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया। इसके उपरांत मीडिया बंधुओं के प्रश्नों के उत्तर बखूबी दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता राज्य मंत्री वैकल्पिक ऊर्जा विभाग सोमेंद्र तोमर, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह चौहान, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष विशेष गुप्ता, युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजू कालरा, राजन बिश्नोई, कमल गुलाटी, दिनेश शिरशवाल, राजीव गुप्ता, धर्मेंद्र सैनी, चकित चौधरी, शानू मिश्रा, निशु चौधरी, कार्यालय मंत्री सोनू शर्मा, राहुल सेठी मौजूद रहे। विकसित भारत को यानी भविष्य में हमारा देश विकसित हो, उसी की संकल्पना को पूरा करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वहितैषी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है। आने वाले 25 वर्षों के लिए इस बजट में 25 वर्षों का हम लोग ये लेकर चले कि अगले 25 वर्ष में भारत की जो सोच है इस परिलक्षित इस बजट से हो। किसानों के लिए लगभग 20 लाख करोड़ हम लोग प्राकृतिक खेती के साथ साथ इस पूरे वर्ष को 2023 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसानों की आय दोगुनी हो, चाहे हम कुसुम योजना से लेकर सौर ऊर्जा से लेकर बायोगैस यानी अन्य जो भी संसाधन हमारे हो सकते हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ 25 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को दिए। और सिर्फ वो मकान नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि 3 करोड़ 25 लाख परिवारों को लखपति बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे डेटा सेंटर बनाने की बात, स्टार्टअप की बात हो, हमारे नौजवान सिर्फ नौकरी करने वाले ना बने, वो नौकरी देने के लिए भी तैयार हों। और उसी का परिणाम है कि आज स्टार्टअप योजना के माध्यम से ऐसे नौजवानों के माध्यम से अपने अपने रोजगार शुरू किए गए, अपने स्टार्टअप शुरू किए गए और उसके माध्यम से रोजगार दिए जा रहे हैं। लगभग 27 करोड़ के करीब एफपीओ के माध्यम से हमारे युवाओं को उसमें रजिस्टर्ड किया गया है। हम खेल के क्षेत्र में यदि देखें तो लगभग 3 गुना बजट बढ़ाकर खेल का
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों को उनका उत्साहवर्धन बढ़ाने का काम किया है। खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ी आगे बढ़े और आपने देखा होगा कि समय समय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते। हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के रूप में भी किसानों को जागरूक करने के लिए प्रयास सरकार के द्वारा इस बजट में किया गया है। अलग से उस बजट में हम लोग ने योजना बनाई है। यदि मैं बात करूं, जो मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, देश के अंदर 3 इंटरनेशनल लेवल के इंटेलिजेंस के अपने इस तरह के सेंटर केंद्र देश के अंदर बनेंगे और लगभग नेशनल लेवल के 30 सेंटर देश के अंदर बनाए जाएंगे। इस बजट के अंदर सप्तऋषि के रूप में जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, यानी समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर उस तक पहुंच हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, बुनियादी ढांचा, निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र। यदि मैं इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कनेक्टिविटी से लेकर, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, सरकार ने बजट में उसमें प्रावधान किया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है। 9 गुना, जो पहले से 2013-14 से 9 गुना राशि अधिक है। इसी तरह से यदि हम देखें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की क्षेत्र की बात हम लोग करें, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस क्षेत्र में भी 5G सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना, इसी तरह से एयर कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था। जो बड़े शहर हैं उन्हें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए ऊर्जा परिवर्तन तथा निचला शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त करते हुए 35,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। यानी मैं कहूँ तो इस बजट में, अमृत काल का ये बजट देश के लिए, विकसित देश का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री की सोच है उसे पूरा करने के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जहां 2013-14 में हम लोग विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थे, आज विश्व में हमारा हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारी फोर्स, उनके लिए नए मकान से लेकर उनको वो की सुविधाएं मिले, उसके लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। मैं पूर्ण रूप से ये कह सकता हूं कि ये बजट सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए, चाहे इसमें आदिवासी क्षेत्र हो। यदि मैं बात करूं तो लगभग 750 एकलव्य विद्यालय खोलकर हमारे उन आदिवासी, उन्हें भी शिक्षा का ठीक से शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी सोच के साथ एकलव्य संस्थान खोले जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने। ये प्रयास हमारी केंद्र सरकार का, लगभग 157 मेडिकल कॉलेज और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास है। चाहे वो नर्सिंग के कॉलेज हों, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हों, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने प्रायोरिटी पे बजट में प्रावधान किया गया है। मैं कह सकता हूं कि ये बजट सभी को आगे बढ़ाने के लिए सर्वस्पर्शी है। अमृतकाल का ये बजट हमारे हिंदुस्तान का, स्वर्णिम भारत का और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोच के साथ ये बजट लाया गया है। धन्यवाद। पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, हम लोगों की सोच हमेशा
उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो देवतुल्य जनता को सही से सुविधाएं मिले और जो उनके लिए सही होगा, जो जनमानस के हित में होगा, ये प्रयास सरकार का कि वही निर्णय हम लोग लें। किराया बढ़ाना जनता के हित में है। मैंने कहा ना, वो सुविधाएं भी जनता को मिले। दिया है कि टूटी सीटें हो या खिड़कियाँ हो, बसों में कोई काम नहीं कराया। देखिए, मुझे लगता है वो अपने कार्यकाल की बसों की खिड़कियाँ वो दिखा रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम में यदि आप देखेंगे किसी भी आप डिपो पे, किसी वर्कशॉप पे जाएंगे कि आपको दिखाई देंगी आज वो बसें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, जो देख के लगता है कि हाँ, ऐसी बसों की आवश्यकता वास्तव में हम लोग को थी। सर, जैसे कि आपने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, 38% लगभग अल्पसंख्यकों का बजट कम कर दिया गया पिछली बार के मुकाबले, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों से लेकर बजट पर पूरी गंभीरता के साथ सारे विषयों को देखते हुए हम लोग देखते थे कि पहले जिस तरह से कभी कभी कुछ संस्थाओं के माध्यम से जो बंदरबाट की जाती थी, सरकार पूरी मॉनिटरिंग करने के साथ मुझे लगता है कि जहां आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेगी। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की एक मांग हुई है फिर से, और क्या कहेंगे? जी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है सर राजभर जी ने, क्या कहेंगे? यदि मैं लक्ष्मणपुरी की बात कर रहे हैं ना, गाजीपुर जी, देखिए, इतिहास में कुछ चीज़ों को छुपाया गया और जिस सोच के साथ बदले गए, मुझे लगता है कि जो उनका पुराना वैभव है वो वापस आना चाहिए, जो उनकी पहचान है वो मिलनी चाहिए। क्या वैकल्पिक ऊर्जा का क्या बता? देखिए, अभी आपने देखा होगा, हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं सोलर की। पहले हम लोगों ने डोमेस्टिक पर हम लोग नेट मीटरिंग लेकर आए। अभी हम लोग जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जहां पर स्पेस पर्याप्त है वहां पर भी हम लोगों का प्रयास है। पॉलिसी हम लोग लेकर आए और वो हम लोगों ने अपनी कैबिनेट में पास भी किया है। उसमें भी नेट मीटिंग हम लोग लेकर आ रहे हैं और मुझे लगता है एक बड़ा परिवर्तन आपको इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में दिखाई देगा कि सोलर, जब हम लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं पे, सरकारी संस्थाओं पे सोलर के पैनल लगेंगे और वो नेट मीटिंग के माध्यम से हमारे आइडियल विभाग से जुड़ेंगे तो उसका फायदा सभी को मिलेगा। सर, मध्य प्रदेश के अभी हम लोग इसके अलावा भी हम लोग आपने, चाहे वो विंड एनर्जी से लेकर सभी पर जितने भी विकल्प हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के, उन पर काम कर रहे हैं। उन पर भी हम लोग बीच बीच में रिसर्च भी करा रहे हैं। विंड की स्थिति जहां पर हमें लगता है तो उस पर भी हम लोग, मैं वही बता रहा हूँ, जो विंड की स्पीड है, यानी जो नई टेक्नोलॉजी की टरबाइंस आई हैं, उन टरबाइंस को इस्तेमाल करते हुए जहां हमें विंड की स्थिति लगेगा कि विंड से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अरे, शहर का विस्तार हो रहा है और शहर के विस्तार के साथ साथ जनता जो है थोड़ा कनेक्टिविटी से दूर अपना मकान बनाती है और उनको जब कनेक्शन मांगने जाते हैं तो उनको कनेक्शन नहीं मिलता और एस्टीमेट के तौर पे 50,000, 80,000, 1 लाख का एस्टीमेट उन्हें पकड़ा दिया जाता है। देखिए, यदि कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें, मुरादाबाद से 2017 से पहले जब हम लोग जाते थे कितना समय लगता था। ये कनेक्टिविटी 2017 के बाद यूपी में और 2014 में देश में माननीय मोदी जी के आने के बाद आज आप देखते होंगे कि कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे ना निकल रहे हो। यदि आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए, मुझे लगता है कि जहां भी अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, नियमों के तहत यदि किसी ने कनेक्शन अप्लाई किया गया है तो कनेक्शन उन्हें तुरंत देने के लिए सरकार की योजना है। कहीं कोई विषय आपकी जानकारी में तो बताइए, हम दिखवाएंगे। मंत्री जी, क्या स्मार्ट सिटी की कोई टारगेट है, कब तक मुरादाबाद में काम पूरा हो जाएगा, या 100 स्मार्ट सिटी हैं, पहली कौन सी होगी या दूसरी कौन सी होगी, मुरादाबाद में कब तक काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि अभी जो है सिर्फ अतिक्रमण ही हटाया जा रहा है, सिर्फ तोड़फोड़ी की जा रही है, कहीं भी कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है, सिर्फ चौराहों को छोड़ दें तो वहाँ पे लाइटिंग और अतिक्रमण हटाना स्मार्ट सिटी के लिए पहल नहीं है क्या?
नहीं, मुरादाबाद के चौराहों पर लिख दिया गया है स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी का असल में रूप है क्या? स्मार्ट सिटी का रूप जब स्मार्ट हो जाएगा आपको दिखाई देगा। अभी प्रयास उसी पर चल रहा है, जैसे अतिक्रमण हटाना, 2014 सीवरेज की हम लोग सही से ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, पानी की निकासी ठीक हो, हमारी सड़कें ठीक हों, छोटी सड़कें रहें, उन्हीं पर सब काम कर रहा है। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। 5 साल का वो वादा होता है, 9 साल पूरे हो गए हैं, तो कब कौन सा साल होगा जिसमें स्मार्ट सिटी घोषित होगी? 2014 में तो मुझे नहीं लगता है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में आया था। मोदी जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। मेरी बात सुन, आया कब मुरादाबाद, आया कब स्मार्ट सिटी? मुझे लगता है अभी 2019 के आसपास ही, 19 के आसपास ही आया है। अभी उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग है सर, कितना समय लगेगा? मैंने कहा ये वो सरकार है जो संकल्प पत्र में कहा मोदी जी की सरकार ने वो पूरा किया। हमारे संकल्प पत्र में कही हुई एक एक बातें हम लोगों ने पूरी की। सीवर लाइन की अगर देखें तो अभी तक मुरादाबाद में पूरी नहीं हुई। मैंने कहा ना, जब हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी यदि 100 की बात करेंगे तो पूरी इंडिया के लिए अभी पर काम चल रहा है, कहीं आगे कहीं नहीं चलेगी, दिखाई सब जगह तो ठीक है। मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। मैं इस कार्यक्रम के जो जिले की प्रथम नागरिक आदरणीय डॉक्टर शेफाली सिंह जी, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व में अध्यक्ष रहे, वर्तमान में इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं आदरणीय विशेष गुप्ता जी, श्याम बिहारी जी, विशाल त्यागी जी, मेरे तीनों महामंत्री भाई नथुराम कश्यप जी, कमल गुलाटी जी और दिनेश शीर्षवाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे जितने मंच की व्यवस्था देखें, मैं आग्रह करूंगा सम्मानित मंच से कृपया पटका बैठा हुए स्वागत करें और सभी तालियों से स्वागत करेंगे। भैया आगे अरे मेयर साहब आ गए। अरे भैया मैं इस कार्यक्रम के हमारे जिले के महामंत्री भाई हरज्ञान सिंह जी और राजेंद्र दुबे जी, कमल प्रजापति जी, हरज्ञान सिंह जी, आपसे आग्रह है हमारे प्रधान महापौर विनोद अग्रवाल जी का कुछ मिनट करके स्वागत करें। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सेवाल, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो मेरे
एक छोटे से निवेदन पर आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी भी हूं, बहुत बहुत उनका वंदन भी करता हूं। आदरणीय श्याम बिहारी शर्मा, मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज आपके बीच में बजट पे चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठी में आने का अवसर मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को कि अमृत काल का ये पहला बजट है जिस बजट के अंदर हम लोग देखते हैं कि विकसित भारत का संकल्प लेकर ये बजट लाया गया। एक ऐसा बजट है जो सर्वस्पर्शी है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे वरिष्ठ हो, मातृशक्ति हो, हमारे किसान मजदूर, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लेकर आई है सरकार।